हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका वेटेज नीट में बहुत ज़्यादा है। और ये टॉपिक ऐसा है जो हमें कंफ्यूज करता है, एम्बिग्यूअस टॉपिक भी लगता है, लेकिन है नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है एवोल्यूशन। और जब भी एवोल्यूशन हमारे ब्रेन में आ रहा है तो इमेज क्या आनी चाहिए एवोल्यूशन स्टार्ट होते ही? एवोल्यूशन वो फिनोमेना है जिसमें मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है। यस, जब से अर्थ ओरिजिनेट हुई है, लाइफ इवॉल्व हुई है, तब से लेकर के आज तक फ्लोरा एंड फाना में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उन्हीं चेंजेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन टर्म बच्चों एवोल्यूशन टर्म सबसे पहले दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर। एवोल्यूशन एक मॉडिफिकेशन है। डार्विन का नाम, लैमार्क का नाम, इनका नाम हम लोगों ने एवोल्यूशन में सुन रखा है। डार्विन ने कहा था डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एवोल्यूशन को, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट का मतलब है एंसेस्टर्स। जो फ्लोरा एंड फाना या हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या मॉडिफिकेशन होता गया, दैट इज एवोल्यूशन। यहाँ देखो छोटी सी मैंने पिक्चर भी लगा रखी है। हम लोग मजाक में कहते भी हैं कि हमारी जो ओरिजिन है वो मंकी या एप से हुई है। तो पहले कितने बेंड थे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेट पोस्चर होता गया और अभी कंप्लीटली बाईपेडल लोकोमोशन है, स्ट्रेट पोस्चर है। तो एवोल्यूशन इसी मॉडिफिकेशन के बारे में तो बात करता है। एनसीईआरटी की हर लाइन को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा और एवोल्यूशन के टॉपिक को मैंने नंबर ऑफ वीडियोस में डिवाइड कर रखा है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, 2-2, 3-3 पेजेस अपन एनसीईआरटी के कवर करेंगे हर वीडियो में। एनसीईआरटी की पहली लाइन है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अर्नेस्ट मेयर ने बच्चों ये टर्म दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने। इसका मतलब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। इस अर्थ में जो लाइफ फॉर्म है, जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले से लेकर के अभी तक वो कैसे इवॉल्व हुई है, उसकी इसी हिस्ट्री को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी टर्म क्लियर है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। अगर सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे तो सेकंड पैराग्राफ में एनसीईआरटी में हमसे स्टीलर डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब आप आसमान की तरफ देखोगे तो जो जितना दूर है वो पास्ट में है, जो जितना पास में है वो इतना प्रेजेंट में है। ये जो डिस्टेंसेस हैं इन्हें स्टीलर डिस्टेंसेस कहते हैं और इन्हें हम और आप मेजर किस में करते हैं? लाइट ईयर्स में। तो ये फैक्ट है जो हमें पता होना चाहिए। थर्ड कह रहे हैं बच्चों जब हम ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं तो यूनिवर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। यूनिवर्स दैट इज ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स दैट इज ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। ये ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइजेज द यूनिवर्स। यस, यूनिवर्स का मतलब है ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। तो नंबर ऑफ गैलेक्सीज जब मिलेंगी तो यूनिवर्स बनेगा। जैसे हमारा आपका जो गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे। ऐसी नंबर ऑफ गैलेक्सीज है जिनके ग्रुप को हम और आप यूनिवर्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गैलेक्सीज कंटेन्स स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। तो गैलेक्सीज में क्या क्या आ जाएगा? क्लाउड्स ऑफ गैसेस, डस्ट प्लस स्टार। जैसे हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे कह रहे हैं, हमारा स्टार तो सबको मालूम है क्या? सन है। सन के अलावा गैसेस हैं, डस्ट हैं, इन्हें मिला करके गैलेक्सी कहते हैं। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। अगर हम लोग इस यूनिवर्स को बहुत वास्ट कंसीडर करते हैं, दैट यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना बड़ा है। अर्थ एक पॉइंट की तरह है, एक बिंदु की तरह है, अर्थ स्पेक की तरह है। जैसे अगर ये जो जिस बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये यूनिवर्स है तो जस्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं कहीं लगा दूँ तो जो छोटा सा पॉइंट है वो स्पेक है।
यूनिवर्स की ओरिजिन को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स की ओरिजिन को जो थ्योरी एक्सप्लेन करती है बच्चों वो है बिग बैंग थ्योरी। अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि जो यूनिवर्स है इट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूज एक्सप्लोजन दैट यू कैन नॉट इमेजिन इन फिजिकल टर्म्स। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसे आप फिजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, और उसी यूनिवर्स के एक्सप्लोजन के कारण गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज में स्टार बने, स्टार के अपने प्लैनेट बने, सैटेलाइट बने। तो ओवरऑल यूनिवर्स की जो ओरिजिन है वो बिग बैंग थ्योरी के वाया एक्सप्लेन होती है। इट टॉक्स ऑफ अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ दैट यू कैन नॉट इमेजिन, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड हेंस द टेम्परेचर केम डाउन। जैसे जैसे यूनिवर्स ये एक्सपैंड करता जा रहा, फैलता जा रहा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और बच्चों जब टेम्परेचर कम होगा तो जा करके प्लैनेट्स का फॉर्मेशन, सैटेलाइट का फॉर्मेशन, जैसे हमारे प्लैनेट का फॉर्मेशन 4.5 बिलियन ईयर बिफोर हुआ है और यूनिवर्स की ओरिजिन है 20 बिलियन ईयर बिफोर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉर्म्ड समटाइम्स लेटर द गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। यूनिवर्स की ओरिजिन के बाद सबसे पहले कौन सी गैसेस बनी? नीट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, और यूनिवर्स की ओरिजिन के कुछ समय बाद बनी है। ये गैसेस कंडेंस्ड हुई, किस फोर्स में कंडेंस्ड हुई, किसके कारण ये आपस में एक दूसरे के पास आई? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सी ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स। जब ये गैसेस एक दूसरे के पास आई तो यूनिवर्स में नंबर ऑफ गैलेक्सीज बनी। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस सबसे पहले बनी है यूनिवर्स के बनने के बाद। In the solar system of the Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about 4.5 billion years back. अगर इस यूनिवर्स के बारे में हम बात करें तो इस यूनिवर्स में जो सोलार सिस्टम है वो 4.5 बिलियन ईयर बिफोर, मतलब हमारा जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर बिफोर एग्जिस्टेंस में आया है। और हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वॉज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर बैक। जब अर्थ बनी है उस समय कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। देयर वॉज नो एटमॉस्फेयर इन प्रिमिटिव अर्थ। एटमॉस्फेयर मतलब हमारे चारों तरफ की वो सराउंडिंग जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। दिस थिंग इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम द मोल्टेन मास कवर्ड द सरफेस। उस समय जो प्रिमिटिव अर्थ बनी उसे जो मास कवर करे था, जो मोल्टेन मास कवर करे था, उससे जो गैसेस रिलीज हुई, नंबरिंग करके याद करेंगे। नंबर 1 वाटर वेपर, नंबर 2 मीथेन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 अमोनिया। मोल्टेन मासेस से कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर वेपर, मीथेन ये रिलीज हुई। प्रिमिटिव अर्थ में कोई ओजोन लेयर तो बनी नहीं थी। जब ओजोन लेयर नहीं बनी थी तो यूवी रेज अर्थ पे बहुत ज़्यादा आती थी। द यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो यूवी रेज थी जब वो वाटर वेपर पे पड़ी, वाटर वेपर हमारा फॉर्म हो गया था वाटर वेपर, तो वाटर वेपर H2O ब्रेक होगा, क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हल्की है, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लाइटर हाइड्रोजन एस्केप्ड। अब जो ऑक्सीजन बची है, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कंबाइंड करेगी बच्चों किसके साथ? अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ। अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ। अमोनिया और मीथेन का ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑब्वियसली नाइट्रोजन भी रिलीज होगी जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा। ओजोन लेयर फॉर्म होगी, ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा, O2 + O2, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कूल डाउन होता जाएगा, वाटर वेपर जिन्होंने क्लाउड बनाया था, हैवी रेनफॉल होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, जितने भी डिप्रेशन है अर्थ पे वो सब फिल हो जाएंगे और फॉर्मेशन होगा प्रिमिटिव ओशियन का। As it cooled, the water vapor fell as a rain to fill all the depression and forms ocean.
इस तरह से एक शॉर्ट में एनसीईआरटी ने पहले एक थ्योरी दी है कि किस तरह से यूनिवर्स बना, फिर हमारा सोलर सिस्टम बना, गैलेक्सी फॉर्म हुई, हाइड्रोजन हीलियम गैसेस बनी, बाद में और गैसेस बनी और मोल्टेन मास से रिलीज हुआ, ऑक्सीजन ने कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज किया और वाटर वेपर जो है वो जाकर के उसने क्लाउड का फॉर्मेशन किया, हैवी रेनफॉल हुआ, ओशियंस प्रिमिटिव ओशन फॉर्म हुए। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स बैक। इसे आपको लिख लेना है कॉपी में, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ 500 मिलियन ईयर्स के बाद या 4 बिलियन ईयर बिफोर, 4 बिलियन ईयर बिफोर, और अर्थ की ओरिजिन से देखेंगे तो 500 मिलियन के बाद लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुई है अर्थ पे। नेक्स्ट पे एनसीईआरटी अब हमसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ अर्थ तो एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है बच्चों, लेकिन अर्थ की ओरिजिन के बाद यहाँ लाइफ कैसे इवॉल्व हुई इसे लेकर के नंबर ऑफ थ्योरीज है। जैसे एनसीईआरटी ने सबसे पहले जो थ्योरी दी है पहले इन जनरल हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी ये बिलीव करते हैं कि अर्थ पे जो लाइफ है वो किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट में लाइफ आई है, स्पोर के फॉर्म में आई है, सीड के फॉर्म में आई है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जिस फॉर्म में लाइफ आती है उसे हम लोग कहते हैं पैंसपर्मिया। यस, दिस इज कॉल्ड पैंसपर्मिया। क्या लिखा हुआ है, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि लाइफ जो है, अर्ली ग्रीक थिंकर स्पेशली thought unit of life called spores were transferred to different planets including earth. Panspermia is still a favorite idea for some astronomers. तो किसी दूसरे प्लैनेट से हमारे प्लैनेट अर्थ में लाइफ आ गई है, सीड के फॉर्म में, स्पोर के फॉर्म में लाइफ आ गई है, और यहाँ करके हम देखते हैं कितना एवोल्यूशन है, कितने सारे लोग प्रेजेंट हैं। तो ये अर्थ है, किसी दूसरे प्लैनेट से लाइफ हमारे अर्थ पे आ रही है। हाउएवर ये तो एक थ्योरी थी, नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई हैं। जो दूसरी थ्योरी है, दिस इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी बच्चों ये कहती है कि लाइफ अपने आप इवॉल्व हो गई है, नॉन लिविंग मैटर से, डिकेइंग मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने आप लाइफ इवॉल्व हो गई है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज ऑल्सो बिलीव्ड दैट life came out of decaying and rotting matter। जो चीज सड़ रही है, खराब हो रही है, उससे लाइफ इवॉल्व होगी, decaying and rotting matter like straw, mud etc. This was the theory of spontaneous generation। इसे बच्चों theory of abiogenesis भी कहते हैं, theory of abiogenesis। इस थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कहा था कि थ्योरी सही है, उसमें सबसे लीडिंग नाम है वॉन हेलमोंट का। वॉन हेलमोंट थे, कांट थे, प्लूटो थे, एरिस्टोटल थे, ऑसबॉर्न थे, एम्पिडोक्लेस थे, नंबर ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी 16 आने सच है, 100% सही है, अपने आप चीज़ें डिकेइंग मैटर से इवॉल्व होती हैं। फिर लुईस पॉस्चर साहब आए, बोले नहीं भाई ये तो गलत है। तो लोगों ने उनसे पूछा फिर राइट क्या है? लुईस पॉस्चर ने कहा लाइफ इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये लुईस पॉस्चर का अपना एक्सपेरिमेंट है। लुईस पॉस्चर बाय केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने और डिमॉन्स्ट्रेट किया कि लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ तो केवल तभी पॉसिबल है जब पहले से लाइफ एग्जिस्ट कर रही होगी, उसी से लाइफ आएगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। तो लोगों ने इनसे कहा कि आप प्रूव करके दिखाओ। कैसे आप प्रूव करोगे? व्हाट ही डिड, ही शोड दैट इन प्री स्टरलाइज्ड फ्लास्क, ऐसा फ्लास्क लिया बच्चों जो पहले से स्टरलाइज था, मतलब उसमें कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं थे। लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड ईस्ट वाइल इन अनदर फ्लास्क open to air, new living organism arose from killed east. Spontaneous generation theory was dismissed once and for all. Yes, अब क्या है अपने हिंदी में समझो। लुईस पॉस्चर की थ्योरी में लुईस पॉस्चर ने एक फ्लास्क लिया जिसके नेक का शेप एस शेप्ड या स्वान नेक शेप्ड था। यस, ये आप देख सकते हो।
भाई साहब ने एक फ्लास्क लिया जिसका शेप एस शेप्ड या स्वान नेक शेप्ड था और किल्ड ईस्ट का सोल्यूशन ले लिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करे। दूसरे में क्या किया इन्होंने, नेक को ब्रोक कर दिया, यहाँ पे ब्रोकन नेक वाला लिया। जब ब्रोकन नेक वाला लिया तो यहाँ माइक्रोबियल ग्रोथ है। भाई ये माइक्रोब्स कहाँ से आए, जब इसकी नेक को ब्रेक कर दिया गया तो एयर में पहले से माइक्रोब प्रेजेंट है ना, जो एयर के माइक्रोब्स है वो ब्रोकन नेक में आ जाएंगे। जब ब्रोकन नेक में आएंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, मतलब एयर में पहले से माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं, वही आकर के किल्ड ईस्ट सोल्यूशन में ग्रो कर रहा है। और जो हम लोगों ने फ्लास्क लिया था वो प्री स्टेरलाइज था, तो मतलब फ्लास्क में तो कोई माइक्रोब्स थे नहीं, इसीलिए इस वाले नेक में नहीं आ पाए। यहाँ पे माइक्रोब्स क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि एस शेप्ड या स्वान नेक शेप जब फ्लास्क की नेक का शेप होगा तो जो माइक्रोब्स होंगे वो इंट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकते कल्चर मीडियम में। यहाँ पे जब ब्रोकन नेक है तो डायरेक्टली इंटर कर जाएंगे और आकर के ग्रो करेंगे। तो जो लुईस पास्चर की थ्योरी थी लाइफ के बारे में, वो थ्योरी थी, लुईस पास्चर की थ्योरी थी लाइफ इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। इनकी थ्योरी को कहा गया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। यह हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया, आंसर है लुईस पास्चर। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस किसकी है, बहुत सारे नाम है लेकिन वॉन हेलमोंट, और ए बायोजेनेसिस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अगर नेक्स्ट में देखें, अब वो थ्योरी आने जा रही है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, यस, जो हमें पढ़नी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी की थ्योरी, और ये थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। यस, इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, या बच्चों इसी को कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इसे प्रपोज किया था रशिया के ओपेरिन और इंग्लैंड के हेल्डन ने। जो ओपेरिन थे, AI ओपेरिन, इन्होंने इस थ्योरी को अपनी बुक में बताया था। इनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1936। इस बुक में सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया गया कि किस तरह से चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। इनकी थ्योरी में कहा गया कि पहले जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जो एटम्स प्रेजेंट हैं, वो कंबाइंड करके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। इन मॉलिक्यूल से अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उससे फिर कोएसरवेट लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। जो कोएसरवेट या माइक्रोस्फीयर या प्रोटीनोइड की तरह के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उनसे फर्स्ट सेल बनेगी और फर्स्ट सेल से प्रोकैरियोट और फिर यूकैरियोट। यस, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं पहले आएंगे एटम्स, एटम से आएंगे मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से आएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों अलग अलग स्टेजेस में है, अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर बना हम लोगों का, ये भी केमिकल ही है, इसे कहते हैं कोएसरवेट्स। इस कोएसरवेट्स में बडिंग के वाया ग्रोथ की प्रॉपर्टी थी, मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी थी, तो इसे फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल भी कहा गया। फिर इससे फर्स्ट सेल, फिर प्रोकैरियोट्स और फिर यूकैरियोट्स। तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजें बनी हैं। क्या एनसीईआरटी में क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डन ऑफ इंग्लैंड
प्रपोज्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ का जो सबसे पहला फॉर्म है could have come from pre-existing non-living organic molecule। यही non-living organic molecule जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, इसी organic molecule ने कोएसरवेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाया और इसी कोएसरवेट से फिर आगे जा करके आरएनए, प्रोटीन ये सब बने। एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ was preceded by chemical evolution, that is formation of diverse organic molecule from inorganic constituents। जो inorganic constituents हैं उनसे organic compound बनेंगे आरएनए और प्रोटीन, और इनसे लाइफ इवॉल्व होगी। मतलब पहली जो प्रॉब्लम थी हमारी वो तो सॉल्व हुई कि लाइफ बनी कहाँ से है। लुइस पॉस्चर ने तो बोल दिया था कि लाइफ इज एग्जिस्टिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लेकिन भाई ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई। ओपेरिन ने कहा टेंशन मत लो, वो आंसर दे रहा है। ओपेरिन का आंसर था दैट वाज द रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो फिलहाल अब जब नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनी है तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किससे बने मैं पहले ही बता चुका हूँ, मॉलिक्यूल से और एटम से। एनसीईआरटी में क्या लिख रहा है, कंडीशन ऑन अर्थ वर हाई टेम्परेचर। जब अर्थ बनी है और लाइफ की शुरुआत होनी चालू हुई है उस समय अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। आज कितना है, आज आपको मालूम है सर्वाइवल के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर 25 से 35 हम कहते हैं, कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन उस समय जो टेम्परेचर था वो 6000-5000 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा थे, हर तरफ वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा था, लावा निकल रहा था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। आज कैसा एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें मीथेन, अमोनिया ये सब प्रेजेंट थे। तो जो ओपेरिन भाई साहब थे उन्होंने कहा भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो तभी बनेंगे इस नेचर में जब ये कंडीशन होंगी, टेम्परेचर हाई होगा, वोल्केनिक स्टॉर्म होगा, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा, मीथेन होगा, अमोनिया होगी। अगर ऐसी कंडीशन रही तो इनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे। ओपेरिन ने तो ये बात कह करके छोड़ दी। फिर और लोग जो इनके सपोर्ट में आए, स्टैनले मिलर आए। स्टैनले मिलर ने कहा ओपेरिन जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं एक्सपेरिमेंट के वाया प्रूव करता हूँ। लोगों ने कहा प्रूव करो आप, तो आगे ये प्रूव कर रहे हैं। देखो स्टैनले मिलर साहब ने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट के वाया प्रूव करने जा रहे हैं। जो चीज़ें ओपेरिन कह रहा है उसी को अपने एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं, मीथेन, अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन, इन सबको हम एक स्टैंडर्ड रेशियो में ले रहे हैं। 2:1:2 के रेशियो में लिया। मीथेन 2, अमोनिया 1, हाइड्रोजन 2। तो अमोनिया का 1 प्रपोर्शन था, बाकी मीथेन और हाइड्रोजन का डबल प्रपोर्शन था। 2:1:2 के रेशियो में ये लिया गया और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के वाया लगातार एनर्जी अप्लाई करी गई, कोशिश करी गई वही एनर्जी जनरेट हो जो प्रिमिटिव अर्थ में थी। टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स लिए गए बच्चों। किसके इलेक्ट्रोड्स लिए गए, टंगस्टन के। और लगातार बॉइल्ड वाटर पास हो रहा था, लगातार बॉइल्ड वाटर पास हो रहा था और अल्टीमेटली यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा वाटर मिल रहा है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। जो स्टैनले मिलर थे, स्टैनले मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1953 का इनका ये एक्सपेरिमेंट है। इन्हें अपने एक्सपेरिमेंट में अमाइनो एसिड्स मिला था। कौन सा अमाइनो एसिड मिला था ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और बच्चों मिला था ग्लाइसिन। ये 3 अमाइनो एसिड मिले थे। याद करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, आग, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, ये 3 अमाइनो एसिड मिले थे। बाद में और लोग भी आए, जब स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंट कर दिया बाद में और लोग भी आए, उन्होंने भी कहा यस ये ट्रू है कि अगर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन इस तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे।
क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी की थ्योरी देखते हैं। इन 1953 स्टैनले मिलर अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लैबोरेटरी स्केल। अगर बच्चों आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और कह रहे हो कि आपका एक्सपेरिमेंट सही है, तो आपको एक्सपेरिमेंट ऐसा करना पड़ेगा जो रियल लाइफ के बिल्कुल सिमिलर हो। स्टैनले मिलर ने कहा जो ओपेरिन सोच रहे हैं हम उसे एक्सपेरिमेंट के वाया प्रूव करेंगे। लोगों ने पूछा आपके इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, इन्होंने कहा आंसर है, मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट। मेरे एक्सपेरिमेंट का नाम है सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब वो एक्सपेरिमेंट जो रियल लाइफ के बिल्कुल सिमिलर हो, उसे सिम्युलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और अगर कभी आप लोग भी कोई एक्सपेरिमेंट करो, वो रियलिटी के जितना क्लोज होगा उतना रिजल्ट जो आएगा वो जेन्युइन होगा। फिलहाल ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज्ड फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, और टेम्परेचर कितना लिया 800 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रिमिटिव अर्थ में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने कहा था टेम्परेचर था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया। ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलने लग गए। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ शुगर, पेंटोज, हेक्सोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूरिन, पिरिमिडीन, पिगमेंट और फैट। और लोग भी आए इन्हें देख करके कहा भाई जो कह रहे हैं ओपेरिन और जो स्टैनले मिलर कह रहे हैं 100% सही है, यही सारी चीजें मिलेंगी। और अगर प्रूफ चाहिए तो आप स्टडी कर सकते हो मेटियोराइट की। मेटियोराइट वो फॉलन पार्ट है प्लैनेट्स के जो प्रिमिटिव अर्थ में थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर हुआ था, बिलियन ऑफ ईयर बिफोर हुआ था सॉरी, वही काम दूसरे प्लैनेट पे आज हो रहा है। उन दूसरे प्लैनेट के जो ब्रोकन पार्ट्स हैं उन्हें मेटेरोइड्स कहते हैं। कंटेंट आल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड्स इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। जैसा उस समय अर्थ में हुआ था आज वैसा ही किसी दूसरी जगह स्पेस पे हो रहा है। ये बात प्रूव होती है मेटेरोइड की स्टडी से। विद दिस लिमिटेड एविडेंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ conjectured story that is chemical evolution was more or less accepted. Yes, अब ये तो कंफर्म है कि लाइफ की ओरिजिन केमिकल एवोल्यूशन का रिजल्ट थी। सबसे पहले लाइफ जो इवॉल्व हुई थी दैट वाज द रिजल्ट ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों कुछ फैक्ट है एनसीईआरटी के जो हमें देखने हैं। क्या है पहला फैक्ट, द नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जब सेल नहीं बना केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, could have originated 3 billion years back। जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है जैसे आरएनए है, प्रोटीन है, वो 3 बिलियन ईयर बिफोर पहले ओरिजिनेट हुए होंगे, जैसे आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एटसेट्रा। These capsule reproduced their molecule perhaps, जो मैं कह रहा था कि कोएसरवेट की तरह के मॉलिक्यूल्स बने हैं। कोएसरवेट्स जो रिजल्ट था नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन का, उसी कोएसरवेट लाइक कंपाउंड से ऐसे कंपाउंड बने जिनके पास सेल्फ डुप्लीकेशन, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी थी। जो पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है डिड नॉट पॉसिबल 2000 मिलियन ईयर बिफोर। तो 2000 मिलियन ईयर बिफोर से पहले तक तो पॉसिबल ही नहीं था कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ है। ये पॉसिबल हुआ 2000 मिलियन ईयर बिफोर से। These were probably single cell, और ऑब्वियसली जो पहली लाइफ इवॉल्व हुई वो कैसी थी, सिंगल सेल्ड। All life were in water, water like body में इवॉल्व हुई है। The version of biogenesis that is the first form of life arose slowly through evolutionary forces from non-living molecule is accepted by majority। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, जो लाइफ है वो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से इवॉल्व हुई है, केमिकल एवोल्यूशन का रिजल्ट है, इसे हमने आपने सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर यहाँ पे पॉइंट देखेंगे तो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर बिफोर। कैप्सूल जो फॉर्म हुए नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से, या जो केमिकल थे उनमें सेल्फ रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी थी। सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर बिफोर, सिंगल सेल, और इसी के साथ हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को फाइनली। नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
अब ओरिजिन ऑफ लाइफ की जैसे हम लोगों ने पैंसपर्मिया थ्योरी डिस्कस करी है, बायोजेनेसिस डिस्कस करी है, ए बायोजेनेसिस डिस्कस करी है, उसी तरह से गॉड की थ्योरी है, भगवान की थ्योरी है, जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 3 कनोटेशंस हैं। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पीसीज और टाइप दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। ऊपर वाले की थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अकॉर्डिंग, जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं वो एज इट इज एग्जिस्ट करती हैं, पहले भी थी आज भी हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच। दूसरा, डाइवर्सिटी भी हमेशा से ही सेम रही है। डाइवर्सिटी मतलब जितने फ्लोरा एंड फाना आज प्रेजेंट है उतने पहले भी प्रेजेंट थे और आगे भी प्रेजेंट रहेंगे। किसी भी फ्लोरा एंड फाना का एक्सटिंक्शन नहीं हुआ है, कोई लॉस नहीं हुआ है, ना आगे कोई नया बनेगा, हर चीज़ थी और डाइवर्सिटी भी थी। तीसरा, अर्थ केवल 4000 ईयर्स ओल्ड है, जबकि अभी हम कह रहे थे कि अर्थ कितनी ओल्ड है, 4.5 बिलियन ईयर बिफोर। तो ये बच्चों तीनों कनोटेशंस है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के। ऑल दीज आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज्ड। इन आइडियाज को चैलेंज किया 19th सेंचुरी में। ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग अ सी वॉयज इन अ सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल राउंड द वर्ल्ड, Charles Darwin concluded that existing living forms share similarities to varying degree। ये कह रहे हैं कि जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है उसे 19th सेंचुरी में चैलेंज किया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, जब वो HMS बीगल शिप के वाया समुद्र की यात्रा पर निकले। उन्होंने कहा कि भगवान की थ्योरी तो ठीक है लेकिन नेचर हमें सेलेक्ट करता है, और उन्होंने कंसेप्ट दिया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट विद लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर एगो। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो आज लाइफ एग्जिस्ट करती है वो अपने एंसेस्टर से बहुत रिलेट करती है। वो एंसेस्टर मॉडिफाई होकर के बने हैं, और जो नेचर के अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं किया वो एक्सटिंक्ट भी हो गया, जो सर्वाइव किया उसमें मॉडिफिकेशन हो गया। तो कंट्राडिक्शन मिलने लग गया थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। मैनी सच लाइफ फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट। जब नेचर ने उसे सपोर्ट ही नहीं किया तो वो एग्जिस्ट कहां से करेंगे। देयर हैड बीन एक्सटिंक्शन ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन द ईयर्स गॉन बाय जस्ट एज न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज। डार्विन ने कहा टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टाइम पास होता जाएगा, एनवायरमेंट क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, जो मॉडिफाई होगा उससे नई लाइफ फॉर्म डेवलप होंगी, और जो मॉडिफाई नहीं होगा वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। एट डिफरेंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ अर्थ देयर हैज बीन ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। डार्विन ने कहा इस अर्थ में जो भी लाइफ फॉर्म है उनमें ग्रेजुअल, एक धीमे धीमे ग्रेजुअल एवोल्यूशन होता रहता है। तो कंट्राडिक्शन मिलना चालू हो गया था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से। डार्विन की थ्योरी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब डार्विनिज्म पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जस्ट कंट्राडिक्शन वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट डार्विन की थ्योरी कोई है। डार्विन ने अपनी थ्योरी में कहा था कि नेचर हमें सेलेक्ट कैसे करता है, नेचर के सिलेक्शन के क्या पॉइंट्स हैं, और डार्विन की थ्योरी को उस समय किसने सपोर्ट किया था। पहला पॉइंट है दोज कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट नंबर 1, नंबर 2 फूड, नंबर 3 फिजिकल फैक्टर वुड आउटब्रीड अदर दैट आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। यस, इस नेचर में बच्चों वही लोग सरवाइव करते हैं जिन्हें जो क्लाइमेट को टॉलरेट कर ले। बहुत ठंडी पड़ रही, बहुत गर्मी पड़ रही, लेकिन वो क्लाइमेट को टॉलरेट कर रहे हैं। फूड अवेलेबिलिटी है, जो अदर फिजिकल फैक्टर है, अगर उन्हें ये सारे अवेलेबल होते हैं तो वो नेचर में सरवाइव करेंगे, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस करेंगे, और जो ये फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाएगा, क्लाइमेट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, फूड नहीं मिलेगा, फिजिकल फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, वो नेचर में सरवाइव नहीं करेगा, अल्टीमेटली वो नेचर से रिमूव कर दिया जाएगा। तो वही लिख रहा है वुड आउटब्रीड अदर्स दैट आर लेस एंडाउड टू सर्वाइव अंडर सच नेचुरल कंडीशन। तो नेचर सेलेक्ट करता है कि किसे सर्वाइव करना और किसे सर्वाइव नहीं करना है। अनदर वर्ड यूज्ड इज फिटनेस। माय फेवरेट टर्म है ये फिटनेस। अगर आप फिट हो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है।
सिलेक्शन हो चुका है, मतलब जो नेचर के फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट हो चुके हो। ये एडजस्टमेंट, ये एडेप्टेशन, इसके बाद ही तो फिटनेस आती है। तो पहले आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में एडेप्टेशन के प्रोसेसेस आएंगे। सिलेक्शन हो रहा क्योंकि आपके पास एडेप्टेशन है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनहेरिट होगा ये एडेप्टेशन। और जो लास्ट है वो है फिटनेस। Another word used is fitness of the individual or population. The fitness according to Darwin refers ultimately to। डार्विन ने कहा फिटनेस तो कई तरह की है, लेकिन अगर आपके पास रिप्रोडक्टिव फिटनेस है, आप अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप जब सस्टेन करोगे, एवोल्यूशन में सिलेक्शन होगा, तभी तो ये पॉसिबल है कि अपने जैसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करोगे। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है तो आप परफेक्ट पर्सन हो। Hence, those who are better fit in an environment leave more progeny than other। तो नेचर में जो ज़्यादा फिट है वो अपने जैसी ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा और धीरे धीरे नेचर मॉडिफाई होता चला जाएगा। These therefore will survive more and hence are selected by nature। He called it natural selection। He called it natural selection and implied it as a mechanism of evolution। तो डार्विन ने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, अडेप्टेशन, ये सारे फैक्टर्स जो प्रॉपरली अवेल कर लेगा वही नेचर में सरवाइव करेगा। जब डार्विन के ब्रेन में ये सब चल रहा था, उसी समय अल्फ्रेड रसेल वेलेस जो मलाया आर्कीपेलागो घूम रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? मलाया आर्कीपेलागो। उनके ब्रेन में भी यही कंक्लूजन आया कि नेचर हमें सेलेक्ट करता है और नेचर के सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर वेरिएशन आएगा, वेरिएशन से एडाप्टेशन आएगा, एडाप्टेशन से एवोल्यूशन होगा और जो फिट होगा वही इस एवोल्यूशन के प्रोसेस में सरवाइव करेगा। तो ये सारी बच्चों बात थी आज मेरे पहले लेक्चर में। आई होप मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म में भी समझा सकूं, आपको समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं एविडेंसेस के बारे में बात करूंगा। थैंक यू बच्चों।